Studyplexity JPSC and BPSC। हेलो ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपका स्टडी प्लेक्सिटी के जेपीएससी बीपीएससी चैनल पे। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे थे आखिरी वीडियो में। इसके साथ साथ इकोनॉमी सेगमेंट में हम इकोनॉमिक सर्वे की भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो साथ साथ बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आज हम 2021 का प्रश्न पत्र डिस्कस करेंगे। 2021 में जेपीएससी प्रीलिम्स के जो इकोनॉमी के क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ 2024 में का जो हमने कवर किया है, उसमें एक क्वेश्चन में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स को कोई कंफ्यूजन है। एक क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जो आंसर चुना है वो जेपीएससी के आंसर की से क्यों अलग है, उसके पीछे का कारण क्या है, और जेपीएससी ने जो आंसर की में एक आंसर दिया है वो क्यों गलत है, वो व्यापक नहीं है, दैट इज नॉट अ वेरी ब्रॉडली कंसिडर्ड आंसर। हम उस चीज को भी, एक वो सवाल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का है, वो हम समझेंगे इस वीडियो में। मैं आपको डिस्कस कर लूंगा वो सवाल, लेकिन पहले 2021 का पूरा प्रश्न पत्र जिसमें इकोनॉमी के सवाल हैं, हम इसके बारे में पढ़ाई कर लेते हैं। 2021 का प्रश्न पत्र सेट है ए। तो अगर आप कहीं से मिलान कर रहे हैं, कोई आंसर की देख रहे हैं, तो ए के माध्यम से मिलाएं। सेट है ए। पिछले प्रश्न पत्र में आंसर जो क्वेश्चन पेपर का सेट था वो था सी, ये है ए। सवाल नंबर 10, मैंने वही सवाल चुने हैं जो इकोनॉमी में पूछे गए। इसका थीम क्या है? प्री इंडिपेंडेंस प्लानिंग। प्री इंडिपेंडेंस के पहले जो प्लानिंग की बातें हो रही थी, जो प्लानिंग से जुड़ी समस्याएं थी या लोग डिसीजन लेना चाह रहे थे, उसके बारे में। अगस्त 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कुछ बातें की। कांग्रेस वर्किंग कमेटी एट इट मीटिंग इन वार्धा अडॉप्टेड a resolution on national reconstruction and social planning। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 1937 के वार्धा के बैठक में क्या क्या चीजें की। तो आपको मैं ध्यान दिलाऊं कि 1937 वो साल है जब प्रोविंशियल इलेक्शन हो चुका है और अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी आ चुका है। तो अब कांग्रेस बस एक ऑपोजिशन पार्टी, एक नारा लगाने वाली पार्टी, एक वो पार्टी जो ब्रिटिश हुकूमत से लड़ाई कर रही है, बस उस तरीके से अपने आप को नहीं पोर्ट्रे करना चाहती है। वो अपने आप को एज समवन हु इज गोइंग टू लीड द पार्टी व्हेनेवर द कंट्री इज गोइंग टू बिकम इंडिपेंडेंट। जैसे ही देश को स्वाधीनता मिलेगी, वैसे कांग्रेस एक ऐसा पार्टी, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनने की कोशिश कर रही है जो भारत को लीड करेगी, इसके जो राजनीतिक बागडोर है उसे संभालेगी। तो अब प्रोविंशियल इलेक्शन हो चुका है, कुछ रिजल्ट्स भी आए हैं और कुछ बहुत सारे रुझान आना शुरू हो गए हैं। उसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की भी बातें हो गई हैं। तो 1937 में जो वार्धा में मीटिंग हुई, वहां पे नेशनल रिकंस्ट्रक्शन, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की बात की गई, बिल्कुल की गई। और वार्धा एक ऐसा शब्द है जिसे आप ध्यान से पढ़ें, क्योंकि वार्धा एजुकेशन से भी रिलेटेड है। इसीलिए अगर आप इसके पड़ताल में जाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं इसको, कि वार्धा एक एजुकेशन का भी एक स्कीम है, एक पढ़ाई लिखाई का भी एक तंत्र है। वार्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन कहते हैं। तो हाँ, ये सारी चीजें, नेशनल रिकंस्ट्रक्शन की बातें हुई और सोशल प्लानिंग की बातें हुई। पहला नंबर से सुभाष चंद्र बोस इन हिज प्रेसिडेंशियल स्पीच एट हरिपुरा। हरिपुरा में जब सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रेसिडेंट थे, तो आईएनसी के जो सेशंस होते थे, आपको पता है हर साल अलग जगह पे होते थे, तो हरिपुरा में डिक्लेयर किया सुभाष चंद्र बोस ने कि नेशनल स्टेट डिक्लेयर दैट। अपने अध्यादेश भाषण में सुभाष चंद्र बोस ने योजना आयोग के माध्यम से राष्ट्रीय राज्य व्यापक नीतियों को स्वीकार करेगा, ऐसी घोषणा की। मतलब प्लानिंग की एक हिंट, प्लानिंग का एक हिंट होने लगा था। ये साल है 1938। ठीक है, ये भी सही है। तीसरा, सुभाष चंद्र बोस अनाउंस किया कि एक प्लानिंग कमीशन जैसी चीज होगी, प्लानिंग कमिटी होगी, और उसके चेयरमैन कौन होंगे? चेयरमैन होंगे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अनाउंसमेंट किया सुभाष चंद्र बोस ने, चेयरमैन घोषित किया गया जवाहरलाल नेहरू। ये भी सही। जेपीएससी ने अपने आंसर की में लिखा है कि ऑल आर ट्रू, मतलब ये भी सही है। तीसरे नंबर में जेपीएससी ने अपने, अब देखिए आंसर की में क्या प्रॉब्लम्स है, और ये ऑफिशियल आंसर की बात कर रहा हूं। यहां लिखा हुआ है मोदी गवर्नमेंट, अच्छी बात है, रीनेम्ड, ध्यान देंगे इसको, रीनेम्ड प्लानिंग कमीशन एज नीति आयोग। मोदी सरकार ने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया। नाम बदलने का मतलब कि मुगल सराय जंक्शन था, वो ट्रेनें आती थी, वही ट्रेनें जाती थी, वही पटरी थी, वही ट्रेन थी, वही स्टेशन था, सब कुछ वही था, उसे बदल के दीनदयाल उपाध्याय कर दिया। ये होता है नाम बदलना। 2015 में जब प्लानिंग कमीशन के बारे में, प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग को लाया गया, तो सिर्फ नाम नहीं बदला गया,
ये शब्द अपने आप में प्रॉब्लमैटिक। नाम बदलने का मतलब सारी चीजें वैसे ही रही, मैंने बस नाम स्टिकर जो है वो चेंज कर दिया, ये नहीं था, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में बहुत डिफरेंसेस, ये दोनों आपस में एक नहीं है। इसीलिए अगर आप बोलें कि बस उसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया तो बिल्कुल ही गलत, लेकिन जेपीएससी ने इसको भी सही माना है और ऑल आर ट्रू बता दिया है, जबकि थर्ड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि रीनेम्ड नहीं होना चाहिए, इसके जगह जो शब्द है वो है रिप्लेस्ड। रिप्लेस कर दिया, प्लानिंग कमीशन को हटा दिया और उसकी जगह नीति आयोग आया, और नीति आयोग के स्ट्रक्चर में ही बदलाव आया, नीति आयोग के वर्किंग पैटर्न में बदलाव आया। आपको कुछ कुछ चीजें मैं लिखा दूं यहाँ पे, जैसे नीति आयोग के पास फंड एलोकेशन का कोई रास्ता नहीं, फंड एलोकेशन का कोई भी रास्ता नहीं है, ये फंड एलोकेट नहीं करती है प्लानिंग कमीशन, फंड भी एलोकेट। नीति आयोग बस एक थिंक टैंक है जो कि एडवाइज करती है। नीति आयोग के स्ट्रक्चर में भी बदलाव है, यहाँ भी एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं, यहाँ भी प्राइम मिनिस्टर उसके चेयरपर्सन, बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ही इज द चेयरपर्सन, बट यहाँ पे ये बहुत कॉर्पोरेट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है। यहाँ एक सीईओ होता है, स्टेट्स का बेटर रिप्रेजेंटेशन होता है, स्टेट्स आर बेटर रिप्रेजेंटेड। इसके साथ साथ स्टेट का बेटर रिप्रेजेंटेशन तो होता ही है, साथ में ये एक फेडरल स्ट्रक्चर है क्योंकि स्टेट्स का बेटर रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। दूसरा, ये कोई बॉटम, जिसे हम बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच, जो प्लानिंग कमीशन में था कि सेंट्रली प्लान चीजें थी कि 5 साल के लिए देश में ही होगा, यहाँ पे थिंक टैंक में इसे हम बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं। बॉटम अप, नीचे से चीजें ऊपर आती हैं और अलग तरीके से काम होता है। तो अगर आप बोले कि मैंने प्लानिंग कमीशन को रीनेम कर दिया, बस स्टिकर हटाया और उस स्टिकर में नया स्टिकर लगाया, लिख दिया नीति आयोग, ऐसा नहीं, ये बिल्कुल ही कुछ अलग चीज है, प्लानिंग कमीशन से हट के है। तो रीनेम्ड वाली चीज तो बिल्कुल ही गलत है, ये गलत है। अब जेपीएससी ने आंसर दिया है डी, मतलब ऑल आर ट्रू, ये गलत है। बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे लोग टेस्ट देते हैं, नाम लिए बिना आपको पता है कौन से प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं, वहां भी ऑल आर ट्रू लिखा है शायद। कैसे ऑल आर ट्रू? नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन क्या एक है? नहीं। तो अब सही कौन कौन से हैं? 1, 2 और 4 ऑप्शन है आपके पास? नहीं। तो ये क्वेश्चंस में कुछ कुछ बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम है। अगर आप सिर्फ एक क्वेश्चन के माध्यम से कुछ सीख लें कि हाँ मोदी गवर्नमेंट ने इसे रीनेम किया और यही बात आपके दिमाग में बैठ जाए, तो आगे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आगे बेहतर सवाल बनाने वाले लोग आ सकते हैं, आप दूसरे एग्जाम्स भी देंगे, वहां दिक्कत हो सकती है। इसीलिए चीजों को बस उनके आंसर की से जोड़ के ना रखें। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए कि क्यों ये ऑल आर ट्रू गलत। ऑल आर ट्रू कहना पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि ये रीनेम्ड नहीं है, ये रिप्लेस्ड है। प्लीज, रिप्लेस्ड हिंदी में क्या लिखा हुआ है? मोदी सरकार ने योजना आयोग का नाम बदल दिया, नाम बदल के नीचे, नाम नहीं बदला, पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया और उसके वर्किंग पैटर्न को चेंज कर दिया, उसके मैंडेट को, उसके अधिकार को चेंज कर दिया। तो इसे नाम बदलना नहीं कहते हैं, इसे रिप्लेसमेंट कहते हैं। उसे हटाया और नया एक सिस्टम बैठाया। तो ये ऑल आर ट्रू जेपीएससी के आंसर की में देखेंगे डी लिखा है। मैं, मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गई बात कि मैं क्यों, मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं है ना जेपीएससी से ना किसी और से, जो प्रश्न पत्र बनाते हैं सम्मानजनक लोग हैं, लेकिन मेरा उनसे यही कहना है कि इसे रीनेम्ड अगर आप लिखेंगे तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, और दूसरा, ये रीनेम्ड अगर लिखेंगे तो मैं तो इसको गलत ही बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आप तक ये बात पहुंच गई जो मैं आपको बताना चाहता हूं। आगे है, इन द इंडियन फिजिकल फेडरल सिस्टम रिसोर्सेज आर एलोकेटेड फ्रॉम द सेंटर टू द स्टेट। सेंटर से स्टेट तक रिसोर्सेज किए जाते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मीन्स ऑफ रिसोर्स एलोकेशन? इनमें से कौन ऐसी चीज है जो रिसोर्स एलोकेशन का एक मीन नहीं, एक तरीका नहीं? तो देखते हैं। टैक्स शेयरिंग बिल्कुल है। फाइनेंस कमीशन जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो टैक्स को शेयर करता है, सेंटर और स्टेट के बीच में एक शेयरिंग होती है। कितना परसेंट का शेयर होता है? 41% का। इसे बोलते हैं अंग्रेजी में वर्टिकल डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस। वर्टिकल डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस। और कितना डिवॉल्व करती है केंद्र सरकार? 41%। और किसके रिकमेंडेशन पे करती है? फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे, जो कि एक संवैधानिक, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ग्रांट्स इन एड, ग्रांट इन एड दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है। ये भी
संविधान में एक प्रावधान है जिसके हिसाब से आप ग्रांट इन एड दे सकते हैं स्टेट्स को। तीसरा है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। हाँ है, बिल्कुल है। दो तरीके के स्कीम्स होते हैं, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है। तो स्पॉन्सर्ड स्कीम में राज्य और केंद्र आपस में पैसे बांटते हैं, राज्य का भी पैसा लगता है और केंद्र का भी पैसा लगता है। तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि संसाधनों के आवंटन का एक माध्यम ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। आते हैं यहाँ पे ट्रांसफर फॉर प्लान इंप्लीमेंटेशन अंडर गाडगिल फॉर्मूला। गाडगिल साहब प्लानिंग कमीशन में थे और बहुत सम्मानजनक अर्थशास्त्री रहे हैं हमारे देश में। इन्होंने एक फॉर्मूला निकाला, कब? जब एक चौथा प्लानिंग कमीशन चल रहा था, फोर्थ 5 ईयर प्लान के दौरान। और उस फॉर्मूला के हिसाब से कुछ इंडिकेटर्स, जैसे राज्य अपने फिजिकल हेल्थ को लेके क्या कर रहे हैं, टैक्स परफॉर्मेंस को लेके क्या कर रहे हैं, राज्यों की आबादी कितनी है, उन सब के हिसाब से इन्होंने एक फॉर्मूला निकाला और उस फॉर्मूला के हिसाब से उन स्टेट्स को पैसे मिलते थे। ठीक है, अब 2017 तक भी ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन फाइनेंस कमीशन जब ये फॉर्मूला लेके आती ही है, जब हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन का फॉर्मूला लगाती ही है, तो ये बिल्कुल ही रिडंडेंट हो चुका है। गाडगिल के बाद आए गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला, फिर आया गाडगिल मुखर्जी प्रणब मुखर्जी हमारे देश में एक जाने माने नेता रहे हैं। तो गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला ये 1991 में आया। ये फॉर्मूला ने और चीजों को सरल किया कि हम पहले तो स्टेट्स को दो कैटेगरीज में बांटे, एक जनरल स्टेट्स, एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। अब स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स क्या होता है? जो या तो सीमांत क्षेत्रों में है, जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज से टच करते हैं, या जो हिली टेरेन है, उनके पास अपने संसाधन का कोई रास्ता ही नहीं, तो केंद्र पे वो ज्यादा निर्भर करते थे, इसलिए उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेट दिया गया और एक फॉर्मूला निकाला गया कि उनको इतने पैसे मिलेंगे स्टेट्स। और जो जनरल स्टेट्स थे उनको भी पैसे मिलेंगे, पर उनको उनके बनिस्बत कम पैसा मिलेगा। लेकिन अब ना वैसा प्लानिंग रहा देश में, ना गाडगिल मुखर्जी का फॉर्मूला लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं अभी भी हिली एरियाज में, लेकिन अब नए नए स्पेशल कैटेगरी, इसीलिए जब कोई राज्य बोले कि मुझे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस चाहिए, तो उसका कोई मतलब अब ज्यादा बनता नहीं। ठीक है, अब जैसे आपने सुना होगा कि बिहार कहता है कि हमारे पास राजस्व नहीं है, रेवेन्यू नहीं है, हमें स्पेशल कैटेगरी बनाओ। या जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ, तो आंध्र प्रदेश जो पेरेंट स्टेट था उसने कहा कि भाई हमारे सारे रिसोर्सेज तो चले गए, हमें स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस दो। तो ना तो तुम सीमांत क्षेत्र में हो, ना ही तुम्हारे इंटरनेशनल बाउंड्री है, ना ही तुम्हारा हिली टेरेन है। और गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला ऐसे भी रिडंडेंट हो गया है। जो भी पैसे किसी राज्य को मिलते हैं वो फाइनेंस कमीशन जो फॉर्मूला तय करता है हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन का, कि ये 41% तो आपको मिल गया, अब आपस में कैसे बंटवारा होगा उस फॉर्मूला के हिसाब से मिले तो ज्यादा बेहतर है। तो ये था गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला, नहीं मिलता। तो आंसर है डी, क्योंकि सवाल क्या था कि भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों को आवंटित किया जाता है। वर्तमान में निम्न में से कौन सा संसाधनों के आवंटन का एक माध्यम नहीं है? नहीं, तो कौन सा नहीं है? गाडगिल फॉर्मूला तो पुराना ही था, वो 91 में गाडगिल मुखर्जी आया, वो भी अब मान के चलें कि रिडंडेंट हो चुका है। जो शेयरिंग होता है, जो स्टेट्स के बीच में पैसे का लेन देन होता है, वो फाइनेंस कमीशन जो रिकमेंड करता है कि इन पैरामीटर्स पे आपको राज्यों को पैसे देने हैं, राज्य अपने आप में अपने बीच में पैसे कैसे बांटेंगे, एक फॉर्मूला तय किया गया, उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन का फॉर्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। तो हाँ, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। और अभी बहुत रिसेंटली 16 फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस आ गए हैं, और जो लोग करंट अफेयर्स को ट्रैक करते हैं उन्हें मैं बोलूंगा कि 16 फाइनेंस कमीशन को अच्छे से पढ़ लें कि क्या क्या कह रहा है 16 फाइनेंस कमीशन। ठीक, तो हमने समझा कि पिछले सवाल में भी एक बहुत जरूरी चीज समझी, नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन एक जैसा नहीं है, प्लानिंग की वजह से ही ये फॉर्मूलाज थे, अब ये फॉर्मूला का कोई ज्यादा मतलब बनता नहीं। 2021 में पूछा गया सवाल, उस समय के लिए करंट अफेयर्स भी हो सकता था। ठीक, तो और प्लानिंग कैसा होता था? पंचवर्षीय योजना। नीति आयोग क्या कहती है? 7 ईयर स्ट्रैटेजी, 15 ईयर स्ट्रैटेजी, उनके पास कोई पंचवर्षीय नहीं। तो नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन बिल्कुल अलग है, रीनेम का तो कोई बात ही नहीं, इट इज कंप्लीटली रिप्लेस्ड, रिवैम्प्ड। Under constitutional provisions of tax assignment, which of the following tax is exclusively imposed and collected by the states? भारत में कर के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया जाता है और वसूला जाता है?
पूरी तरीके से राज्य के द्वारा लगाया जाता है और वसूला जाता है। जीएसटी है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा जब आप जीएसटी देते हैं तो उसमें सीजीएसटी भी होता है, सेंट्रल जीएसटी भी होता है, स्टेट जीएसटी भी होता है, तो ये दोनों की तरफ जाता है। आयकर तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि ये लगाया भी जाता है केंद्र सरकार के द्वारा और कलेक्ट भी किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, द यूनियन गवर्नमेंट। कॉर्पोरेशन टैक्स या निगम कर, ये कंपनियों पे लगता है। कंपनी जब कोई प्रॉफिट बनाती है तो उस कंपनी के प्रॉफिट पे जो टैक्स लगता है उसे कॉर्पोरेशन टैक्स कहते हैं। ये भी यूनियन गवर्नमेंट ही लगाती है और कलेक्ट भी करती है, और फिर बटता है, डिविजिबल पूल में जाता है। हम टैक्सेशन जो डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि बहुत सारे टैक्सेस ऐसे हैं जो कि राज्य अपने पास रख लेती है, और बाकी जितने सारे टैक्सेस हैं वो राज्य हो या केंद्र हो, सब लोग एक पूल में डाल देते हैं कि सब पैसा आया उसे डाल दिया, अब उसे डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? जैसे फिनांस कमीशन बताएगा या उसके रिकमेंडेशन के हिसाब से। ये भी यूनियन। तो बचा कौन? भू राजस्व या लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू एक ऐसा टैक्स है जो कि राज्य ही एक्सक्लूसिवली इंपोज भी करती है और कलेक्ट भी करती है। ठीक है, तो लैंड रेवेन्यू इज द राइट आंसर हियर। 16 नंबर सवाल। अब फिर देखिए आप जेपीएससी का आंसर की और उसके पीछे की कहानी। इंडियाज यूनियन बजट फिस्कल डेफिसिट मींस, फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, ये सवाल है। सम ऑफ मॉनेटाइज्ड डेफिसिट एंड बजटरी डेफिसिट, मुद्रीकृत घाटे और बजटीय घाटे के जोड़। दूसरा, नेट इंक्रीज इन यूनियन गवर्नमेंट्स बोरोइंग फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा, डिफरेंस बिटवीन करंट एक्सपेंडिचर एंड करंट रेवेन्यू, डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर। हम आते हैं इस पे और देखते हैं कि फिस्कल डेफिसिट होता क्या है, जेपीएससी ने क्या आंसर की दिया और आंसर क्यों गलत है। आंसर की क्यों गलत है वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, और इसे इसीलिए थोड़ा सा व्यापक नजरिए से देखें ताकि आप बड़े एग्जाम्स में, बेहतर एग्जाम्स में, जेपीएससी अच्छे एग्जाम्स भी लेता है, अच्छे सवाल भी देता है, आप वहां पे गलती ना करें या इंटरव्यू में जाके कुछ ऐसा ना बोल दे क्योंकि आपने एक आंसर की कहीं देख लिया था। फिस्कल डेफिसिट, इसके बारे में पूछा जा रहा है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? बजट को हम ऐसे लिखते हैं, बजट बंटता है दो हिस्सों में। पहला साइड होता है रेवेन्यू साइड, रिसीट का साइड, पैसा जो सरकार के पास आया। दूसरा साइड एक्सपेंडिचर का साइड, जो सरकार ने पैसे खर्च किए। अब रिसीट में भी दो तरीके के रिसीट होते हैं। पहला रिसीट होता है रेवेन्यू रिसीट, दूसरा तरीके का रिसीट होता है कैपिटल रिसीट। इधर एक्सपेंडिचर में भी दो तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं। पहला एक्सपेंडिचर होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा एक्सपेंडिचर होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिस्कल डेफिसिट होता है टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट बराबर टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर, जो पूरा एक्सपेंडिचर आपको दिखाई दे रहा है, चाहे वो रेवेन्यू हो या कैपिटल हो, कुछ भी हो, टोटल एक्सपेंडिचर को एक हाथ पे लिखे, माइनस। अब इधर आते हैं रेवेन्यू रिसीट, बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख दें, रेवेन्यू रिसीट। लेकिन कैपिटल रिसीट के दो हिस्से होते हैं। एक होता है डेट। कैपिटल रिसीट मतलब जो सरकार के पास पैसे आ रहे हैं जो कि नॉन रिकरिंग बार बार नहीं, एक बार आता है, एक मुश्त आता है। कैपिटल रिसीट में दो तरीके का है, एक है डेट, दूसरा है नॉन डेट। नॉन डेट का मतलब क्या? वैसा कैपिटल रिसीट जो सरकार के माथे पर उधार का बोझ नहीं डाल रहा है। ये डेट क्या है? सरकार ने कहीं से लोन लिया, सरकार ने विदेशी बाजार से लोन लिया, सरकार ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, वो कहां लिखेंगे? यहीं पे कहीं लिखेंगे, कैपिटल में। अब कैपिटल के अंदर कहां लिखेंगे? डेट में लिखेंगे। तो कैपिटल के दो हिस्से। अभी तक क्या लिखा है मैंने? फिस्कल डेफिसिट बराबर टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, मतलब ये पूरा, लेकिन सिर्फ नॉन डेट कैपिटल रिसीट, ये वाला, प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसीट। नॉन डेट कैपिटल रिसीट ये होता है आपका फिस्कल डेफिसिट। इसे अपने दिमाग में अच्छे से बैठा ले। दिस इज योर फिस्कल डेफिसिट।
इसी को ही हम राजकोषीय घाटा बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस इज एन इंडिकेटर दैट टेल्स यू अबाउट द अमाउंट ऑफ डेट दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन। सरकार ने जितना उधार में पैसा लिया हुआ है उसके बारे में एक बहुत बढ़िया संकेत। एक फिस्कल डेफिसिट का आप डेटा देखें, आपको समझ में आएगा कि सरकार ने कितना लोन, कितना डेट लिया हुआ है। बढ़ गया तो बहुत दिक्कत की बात है। अब जेपीएससी ने जो आंसर दिया है वो देखें। जेपीएससी का कहना है कि इन इंडियाज यूनियन बजट फिस्कल डेफिसिट का मतलब है, जेपीएससी ने ये बोला है, डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच का जो डिफरेंस है वही सही है। मतलब आप इस पूरे रिसीट को और पूरे एक्सपेंडिचर को आपस में जोड़ घटा दें, जो घाटा निकल के आएगा वही आपका फिस्कल डेफिसिट है, जो कि गलत है क्योंकि इस पूरे को नहीं लेते हैं, इन साहब को छोड़ देते हैं, इन्हें बहुत अलग से रखते हैं, इसे हम नहीं लेते। दिस इज नॉट इंक्लूडेड। कैपिटल रिसीट का एक हिस्सा हम इंक्लूड नहीं करते हैं, तो हम पूरे को कैसे लिख दें यहाँ पे? और इसने सही आंसर भी दिया है डी, और हमारे अनुसार जो सही फिस्कल डेफिसिट है वो कहीं नहीं लिखा हुआ है। वो किसी ऑप्शन में सही जो फिस्कल डेफिसिट का डेफिनेशन होना चाहिए वो कहीं नहीं लिखा। तो जो सबसे नजदीक था, नजदीक क्या, आप कितने भी नजदीक रहिए, यहाँ पे अगर आप 99% भी नजदीक आ जाए फिर भी आप गलत ही हैं। ऑब्जेक्टिव यहाँ तो कोई ऐसा नहीं कि लेकिन, परंतु, किंतु, यहाँ तो आपको एक टिक लगाना है। मेरी बात शायद आपको समझ में आई। ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है, ये स्टेटमेंट फिस्कल डेफिसिट को परिभाषित नहीं करता है, लेकिन जेपीएससी ने इसे ही सही माना है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट इज दिस, पूरे एक्सपेंडिचर को टोटल एक्सपेंडिचर ठीक है, लेकिन रिसीट को टोटल नहीं, रिसीट का ये पूरा रेवेन्यू का हिस्सा और नॉन डेट कैपिटल रिसीट का हिस्सा, ये नॉन डेट कैपिटल रिसीट। मुझे उम्मीद है कि आपने ये समझा। अब क्या करें ऐसे सवाल में? ऐसे सवाल में अब सवाल आप मान लेते हैं एग्जाम में बैठे और आ गया, तो भगवान का नाम ले और मारे किसी को। अब इसमें क्या ही कहा जा सकता है? चार में से कोई भी सही नहीं। नेट इंक्रीज इन यूनियन गवर्नमेंट्स बोरोइंग फ्रॉम रिजर्व बैंक। बहुत हर जो स्टेटमेंट है कोई भी फिस्कल डेफिसिट को ठीक से परिभाषित नहीं कर पा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपने ये समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड 5 ईयर प्लान वाज अडॉप्टेड ऑन द इकोनॉमिक मॉडल डेवलप्ड बाय पीसी महालनोबिस। ये सवाल तो ऐसा है कि अब इसे बंद कर देना चाहिए किसी भी कमीशन को कि इतनी बार पूछ लिया, लेकिन ये सवाल आपको एक संकेत देता है कि 5 ईयर प्लान इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बोला, एक तैयार करें A4 शीट जिसमें हर 5 ईयर प्लान और उस 5 ईयर प्लान की जो सबसे अद्भुत, अनोखी, अभूतपूर्व बातें थी वो उसमें नोट कर लें। कौन उसके जनक थे, कौन उनके बारे, किसने डिजाइन किया था, ये सारी चीजें आप एक पन्ने में भी नोट करके रखेंगे, शायद ऑब्जेक्टिव के लिए आपके लिए लाभदायक हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर? किस ऑर्डर में आपको सेट करना है? सबसे पहले क्या आया, सबसे उसके बाद कौन सा चीज आया, ये सारी चीजों के बारे में आपको यहाँ पूछा जा रहा है। निम्न में से कौन सा क्रम सही है? जिस कौन कौन सी चीजें हैं? 3 चीजों के बारे में यहाँ पे कहा गया है। पहला है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम ये डेवलप हो गया था 1930 में, 1930s में। किसने दिया इसे? कुजनेत। कुजनेत नाम के एक अर्थशास्त्री हुए जिन्होंने पर कैपिटा इनकम के बारे में बात की। उसके बाद आता है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ, PQLI, ठीक है। ये दिया मॉरिस डी मॉरिस नाम के एक अर्थशास्त्री, मॉरिस डी मॉरिस नाम के अर्थशास्त्री ने दिया, और ये दिया 1979 में। फिर आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये दिया महबूब उल हक ने, और ये बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है ये पूरा आइडिया अमर्त्य सेन के इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट से, और इसे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट UNDP ने अडॉप्ट किया और उसने 1990 में अडॉप्ट। तो ये 1930 में, ये 1979 में, और ये 1990 में। तो सही ऑर्डर क्या है? सबसे पहले पर कैपिटा इनकम, उसके बाद फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स।
मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इकोनॉमिक जीके का सवाल है, ह्यूमन डेवलपमेंट से जुड़ी चीज़ें हैं, नहीं तो ह्यूमन डेवलपमेंट का कोई वीडियो बन सकता है। आपको मैं समझाने के लिए एक विस्तार में वीडियो बता सकता हूँ, आपके मेंस में है तो आप विस्तृत क्लासों में, डिटेल क्लासेस में तो आप ये सीखेंगे। इन इंडिया हेडलाइन इन्फ्लेशन इज बेस्ड ऑन, हेडलाइन इन्फ्लेशन किस पे बेस्ड है? भारत में शीर्षक पंक्ति वाली मुद्रास्फीति आधारित होती है किस पे? होलसेल पे नहीं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड आएंगे इस पे। फूड प्राइस सिर्फ फूड पे कैसे हो सकता है? सिर्फ फूड पे तो नहीं हो सकता, और भी चीजें होती हैं बास्केट में। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, रूरल एग्रीकल्चरल लेबर, सिर्फ रूरल लेबरर्स के मदद से आप कैसे जान जाएंगे कि हेडलाइन इन्फ्लेशन कैसा है? हेडलाइन इन्फ्लेशन ये होता है। कंबाइंड, कंबाइंड का मतलब रूरल प्लस अर्बन, यह है हेडलाइन। और हमारा मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, ये टारगेट करता है इन्फ्लेशन को कि 2 से 6% के बैंड में ही रहे, उससे बाहर ना जाए, उससे नीचे ना आए। और किस इन्फ्लेशन को टारगेट करता है? ना ही WPI को, ना ही इनको, इसको। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड एंड दैट टू द हेडलाइन, हेडलाइन क्योंकि एक कोर भी होता है। इन्फ्लेशन के बारे में हमने सीखा है, बहुत बच्चे जो जिन्होंने क्लासेस ली हैं लंबी, उन्हें पता है इन्फ्लेशन क्या क्या तरीके का होता है, किस वजह से होता है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है, सब ठीक है। इन्फ्लेशन एक ज़रूरी टॉपिक है, तो हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ाई करते हैं जब हम लंबे क्लासेस, अभी तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं बस उतना ही मैं बोल रहा हूँ। नीति आयोग ने, यहाँ देख नीति क्या बोल रहा है। नीति आयोग ने प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के लिए समेकित सूचकांक का विकास किया है, जो प्रत्येक संधारणीय विकास के लक्ष्य के होने वाली प्रगति को संकलित करता है और राज्यों को प्राथमिकता, अग्रणी, निष्पादक और आकांक्षी में वर्गीकृत करता है। इस समेकित सूचकांक के आधार पर निम्न में से कौन सा एक राज्य अग्रणी नहीं है? तो क्या है मुद्दे की बात? मुद्दे की बात है कि नीति आयोग एक इंडेक्स लेके आता है, उसे कहते हैं SDG इंडिया इंडेक्स, SDG इंडिया इंडेक्स। और इस इंडेक्स के माध्यम से वो अलग अलग राज्यों को अलग अलग कैटेगरीज में रखता है। क्या क्या कैटेगरीज है भाई? और इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो कि फ्रंट रनर नहीं है। फ्रंट रनर नहीं है इसका मतलब किसी दूसरे कैटेगरी में। तो क्या क्या कैटेगरीज है पहले वो तो देख लें। पहले क्या क्या कैटेगरीज है उनके बारे में देख लिया जाए। कैटेगरी नंबर 1 है अचीवर्स का। उसके बाद है कैटेगरी नंबर 2 फ्रंट रनर्स का। उसके बाद कैटेगरी नंबर 3 है परफॉर्मर्स का। कैटेगरी नंबर 4 है एस्पिरेंट्स का। परफॉर्मर्स का, अचीवर्स के लिए आपको 100 नंबर लाना, 100 नंबर लेके आए आप तो आप अचीवर है, ठीक है। अगर आप इससे कम वाले ब्रैकेट में हैं, मतलब 65 से 99 के बीच में है, 65 to 99, देन यू आर ए फ्रंट रनर, ठीक है। उसके नीचे हैं अगर आप तो आप परफॉर्मर हैं, मतलब कि आप 50 से 64 के बीच में हैं तो आप परफॉर्मर हैं। और अगर आप इससे भी नीचे हैं, मतलब 0 से 49 के बीच में हैं तो आप एस्पिरेंट हैं, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन जो है वो फ्रंट रनर नहीं है। फ्रंट रनर अभी जो सबसे रीसेंट रिपोर्ट है वो है 2023-24 का। आप इस रिपोर्ट को अच्छे से देख भी लें, तो क्लास के बाद आप इस रिपोर्ट को अच्छे से देख भी लें। ये सवाल है 2021 का। 2021 के माध्यम से हमें ये समझ में आता है कि अचीवर 100 नंबर तो किसी ने नहीं लाया, लेकिन फ्रंट रनर ज्यादातर स्टेट्स जो अभी भी फ्रंट रनर में है, फ्रंट रनर में, ठीक है। फिर परफॉर्मर्स आते हैं, फिर एस्पिरेंट्स आते हैं। फ्रंट रनर में सबसे अच्छा परफॉर्म कौन कर रहा है? केरला। इसके साथ साथ उत्तराखंड, मैं यूके लिखता हूँ, ये यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। इसके साथ साथ तमिलनाडु, फिर हिमाचल प्रदेश एंड गोवा। ये 5 ऐसे राज्य हैं जो सबसे ऊपर है। इनका मार्किंग क्या है? इन दोनों का 79 है, इनका 78 है, इनका 77, ऐसे मार्क्स हैं। ठीक है। अब इस सवाल के हिसाब से गुजरात जो है वो
फ्रंट रनर में नहीं था 2021 में, अभी भी वो परफॉर्मर कैटेगरी में है, फ्रंट रनर नहीं है। यहाँ जवाब तो डी है, गुजरात। तो ये तो सीधा साफ सीधी बात हो गई। ठीक, अब जो अभी सबसे पीछे है वो है 57 मार्क्स लाके बिहार, और उससे थोड़ा ऊपर है 62 नंबर लाके झारखंड। तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, झारखंड भी परफॉर्मेंस कैटेगरी में है क्योंकि इसी ब्रैकेट में फिल कर रहा है 62 नंबर लाके, सेकंड बिहार से ऊपर है, बिहार 57। तो एक इंडेक्स है जो कि 23-24 में सबसे रिसेंट रिपोर्ट जारी किया गया है नीति आयोग की तरफ से। तो मेरा आपको ये सुझाव है कि रिपोर्ट जाके एक बार देखिए। आगे बढ़ें। यह है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड टू ब्रेटन, इनमें से कौन ब्रेटन वुड्स से संबंधित नहीं है या कोई संबंध नहीं रखता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये तो ब्रेटन वुड्स का ही है। वर्ल्ड बैंक, आपको पता है मैंने कल की क्लास में बताया कि ब्रेटन वुड्स एक जगह है। ब्रेटन वुड्स एक जगह है, कहाँ पे? ब्रेटन वुड्स एक शहर है यूएस में, शहर का नाम है न्यू हैम्पशायर। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सारी चीजें, बहुत चीजें वेस्टर्न यूरोप तबाह होने लगा, तो उसके बाद 1945 में ये लोग यहाँ पे मिले इस जगह पे और डिसाइड किया कि हम 3 स्तंभ पे अब विश्व के व्यापार को या विश्व की अर्थव्यवस्था को संभालेंगे। पहला स्तंभ हम रखेंगे मॉनेटरी फंड, जो कि करेंसी क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस में लोगों की मदद करेगी। दूसरा हम रखेंगे वर्ल्ड बैंक, लिखता हूं मैं, अदरवाइज वर्ल्ड बैंक दो चीजों से बनता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल आईडीएफ। वर्ल्ड बैंक रिकंस्ट्रक्शन के लिए लेके आएगी, जब जो भी डिवास्टेशन हुआ है द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, उसके लिए ये लेके आएगी। साथ साथ में विश्व में व्यापार बढ़ाने के लिए एक और व्यवस्था की जाएगी जो आईटीओ या इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाएगा। लेकिन फॉर सम रीजन इसका रेटिफिकेशन नहीं हो पाया, जितने भी मेंबर स्टेट्स थे उन्होंने, वो तैयार नहीं थे उस समय। तो ये ना थोड़ा सा शक्ल बदल के GATT बन गया। ये क्या था? जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। जनरल अग्रीमेंट ऑन, डिटेल में समझा दूं आपको, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। और इसने फिर से शक्ल बदली बहुत सालों के बाद, और 1995 में GATT बन गया WTO। तो WTO का जो बीज है वो ब्रेटन वुड्स, उसी शहर में, उसी जगह में बो दिया गया था। कौन से साल में? 1945 में, जहां पे 3 चीजों की बात की गई थी कि एक हम IMF बनाएंगे, एक वर्ल्ड बैंक बनाएंगे, और तीसरा ITO बदल के GATT हो गया 1995 में, GATT बदल के WTO। तो इन तीनों संस्थाओं, कौन तीन भाई, कौन तीन? IMF, वर्ल्ड बैंक और WTO, इनका रिश्ता, इन तीनों का रिश्ता ब्रेटन वुड्स से है। किसका रिश्ता ब्रेटन वुड्स से नहीं है? सवाल यही पूछा जा रहा है। Which of the following is not associated with Bretton Woods? The answer becomes United Nation। ये जो है साहब, ये यूनाइटेड नेशन, ये ब्रेटन वुड्स से संबंधित नहीं है, इसीलिए जवाब आपका यही है। और आपको ये भी पता है कि IMF और वर्ल्ड बैंक को एक साथ में अगर हम बोलते हैं, IMF एंड वर्ल्ड बैंक आर टुगेदर नोन एज ब्रेटन वुड्स के जुड़वे, ब्रेटन वुड्स ट्विंस, ये भी पता है। आगे बढ़ेंगे। इफ द रुपीज पर डॉलर यूएस एक्सचेंज चेंजेस फ्रॉम 60 से 65, अगर यूएस डॉलर, $1 बराबर, $1 was 60 rupees and now the dollar has jumped to 65, हम इसे क्या कहते हैं? और किस सूरत हाल में? सूरत हाल ये है कि मार्केट फोर्सेस की वजह से ये बदलाव आया है। जब मार्केट फोर्सेस की वजह से ये बदलाव आए तो इसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, डेप्रिसिएशन। और अगर ये उल्टा हो जाता, अगर ऐसा होता कि $1 बराबर 65 और फिर उसके बाद $1 बराबर 50, इसे क्या कहते हैं? एप्रिसिएशन। और ये डिप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन का इस्तेमाल कब होता है? जब ये जो बदलाव है वो मार्केट फोर्स की वजह से आ रहा है, मार्केट फोर्सेस की वजह से। यही बदलाव अगर सरकार लेके आएगी या सेंट्रल बैंक लेके आएगी तो उसे हम डेप्रिसिएशन नहीं कह के, इसी चीज को हम कहते हैं डीवैल्यूएशन, और इसी चीज को हम कहते हैं रीवैल्यूएशन। मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए। जवाब है ए, डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी। बहुत सारी कहानी बताई। टैक्स ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी इनहेरिट किया है तो आप पे कौन सा कर लागू होगा?
जवाब है इनकम टैक्स तो आपके आय पर लगता है भाई, आपके आय पर लगता है। वेल्थ टैक्स जो आपके पास वेल्थ है, ऐसे भी इसको एबॉलिश कर दिया गया है, 2015 के बजट में अनाउंस हुआ, 16 में एबॉलिश कर दिया गया। 1957 में एक एक्ट आया था, वेल्थ टैक्स का एक्ट, उसके माध्यम से ये चल रहा था, तो ये तो अब लगता ही नहीं। कैपिटल गेन्स आएंगे इस पे। लैंड टैक्स, भूमि पे जो टैक्स लगता है, आपको पता है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपैलिटी आपसे कुछ टैक्स लेती है, होल्डिंग टैक्स, ये टैक्स XYZ और स्टेट्स लेती है, तो ये टैक्स तो आपके जमीन पे लगती है। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया है, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। आपने जो प्रॉपर्टी, आपका कोई पुश्तैनी मकान है, तो उसकी वजह से आप पर, और इनहेरिट क्या, सेल, सेल लिखे हैं इसे, सेल, जब आपने कुछ बेचा उसे, जब आपने बेचा तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो कौन सा टैक्स होगा। तो आपके पास एक मकान था 1 करोड़ रुपए का, आपको आपके दादाजी ने आपके पिताजी को दिया, आपके पिताजी ने आपको दे दिया। अब आपने सोचा कि भाई क्या करूं मकान का, इसे बेच देता हूं, तो आपने बेचने की कोशिश की। द मोमेंट यू सेल दैट प्रॉपर्टी, यू विल बी subjected to a tax, and the tax is known as capital gains tax, capital gains का टैक्स। अब कैपिटल गेन्स टैक्स में भी कुछ कुछ नियम है कि आप इतने दिन के बाद बेचेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म LT कहते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। अगर आप छोटे 1 साल के अंदर कुछ कर रहे हैं उसके साथ, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। टैक्सेशन की बातें हैं, टैक्स के लंबे क्लासेस में इसमें डिटेल में बातें करते हैं हम लोग, लेकिन ये एक टैक्स, दिस इज अ काइंड ऑफ टैक्स। और कैसा टैक्स है ये? टैक्स उस चीजों पे लगता है जिसकी वजह से आप कैपिटल का गेन करते हैं। आप इनहेरिट किया, आपने प्रॉपर्टी, आपने बेच दिया, ठीक है। कैपिटल गेन्स टैक्स इज द आंसर, एंड दिस मैचेस द आंसर की गिवन बाय JPSC ऑल्सो। वो भी कह रहा है कि हाँ भाई कैपिटल गेन्स ही है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत वही 2 सवाल में थे, एक तो रिप्लेस और रीनेम वाला जो मसला है, और दूसरा फिस्कल डेफिसिट। वो 2 सवाल में आंसर की में दिक्कतें हैं, उससे इस बात को ठंडे दिमाग से समझे, ठीक है। ना ही मेरी कोई जाती दुश्मनी है, ना मैं कोई उनके लिए बुरा चाहता हूं जो प्रश्न पत्र बनाते हैं, हो जाती है गलती, बट स्टूडेंट्स को ये समझना चाहिए कि एक सवाल को इतना ना पकड़ लें कि अपनी पूरी जिंदगी भर वही चीज सीख के आगे बढ़ते रहें। जिंदगी लंबी होती है। हाँ, ये सवाल जो कल, ये कल का सवाल है। यहाँ तक हमारी आज की कहानी समाप्त, आज की 2021 की कहानी यहीं पे समाप्त हो गई। कल का ये है। अब कल बहुत लोगों को इसमें डाउट हो गया, JPSC ने भी कुछ दे दिया, कुछ लोगों ने शायद इंटरनेट पे भी देखा होगा। इंटरनेट आपकी मदद के लिए बनाया गया है, ठीक है, पर उस पे इतना ना आप उसे अपने ऊपर, आपके दिमाग पे, जहन पे, साइकोलॉजी पे इतना हावी मत होने दे कि जो इंटरनेट पे लिखा है वही सही। रेशियो ऑफ एम्प्लॉयड, लोग कह रहे हैं ये सही होगा, रेशियो ऑफ एम्प्लॉयड एंड विलिंग टू वर्क। क्या एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड एंड विलिंग टू वर्क, एम्प्लॉयड प्लस विलिंग टू वर्क, लोगों कुछ बच्चों का कंफ्यूजन है कि शायद ये हो, कंफ्यूजन हो भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं। वर्किंग एज पॉपुलेशन, तो नीचे में वर्किंग एज पॉपुलेशन, मैं कह रहा हूं कि ये डी होना चाहिए, जबकि आंसर की में बी दिया हुआ है। लेकिन क्या गलती है बी में, मैं बी के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। इंप्लॉयड, चलो जो लोग इंप्लॉयड है तो बढ़िया है। दूसरे वो लोग हैं जो विलिंग टू वर्क हैं, वो चाहते हैं कि काम करें, दे आर विलिंग टू वर्क। मैं मान लेते हैं एक किसी के बारे में, एक रैंडम किसी इंसान के बारे में बात कर रहा हूँ, उम्र है 25 वर्ष, वो चाहता है कि वो काम करे, वो चाहता है कि वो ना किसी कंपनी का CEO बन जाए, वो टाटाज में बहुत ऊपर रैंक पे चला जाए, अमेजॉन में काम करने लगे, फेसबुक में चला जाए, मेटा में चला जाए, एलॉन मस्क के साथ काम कर जाए, वो बहुत कुछ चाहता है। तो क्या मैं उसको इसमें जोड़ूंगा? विलिंग टू वर्क डज नॉट सेटिस्फाई द नेसेसरी कंडीशन, प्लीज फॉर गॉड से। विलिंग टू वर्क के साथ साथ आप में काबिलियत है कि नहीं, ये देखना बहुत जरूरी है। विलिंग, अगर वही JPSC ने यहाँ लिख दिया होता विलिंग एंड एबल टू वर्क, तो मुझे बहुत शांति मिलती। विलिंग एंड एबल, जब तक ये एबल नहीं है तब तक ये विलिंग का कोई मतलब ही नहीं बनता। आपने पढ़ा होगा कि एम्प्लॉयड हैं, आप अनएम्प्लॉयड हैं, इसको भी देखने के लिए प्री रिक्विजिट कि आप विलिंग एंड एबल हैं कि नहीं। आपको, आपने 25 वर्ष तक कोई पढ़ाई नहीं की, आप सोए रहे थे, 25 साल तक आप सो रहे थे, कुछ नहीं करते आप, 10वीं की 12वीं कुछ नहीं किया है। अब 25 साल की उम्र में यू आर विलिंग टू वर्क, आप इच्छुक हो गए कि हम, मुझे काम करना है, तो ना आपकी गिनती, जब मैं अनएम्प्लॉयड की गिनती करूंगा तब भी आपकी गिनती भी नहीं करूंगा, आपकी हालत इतनी खराब है, मतलब जिसकी भी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ विलिंग लिखा हुआ है, इसीलिए ये स्टेटमेंट ही इनकम्प्लीट है, प्लीज समझिए इस बात। ये स्टेटमेंट अपने आप में इनकम्प्लीट है, ठीक है, लेकिन आपको ये टेम्पटिंग हो सकता है, लेकिन गलतियां भी हो सकती है। मैं ये भी मानता हूं कि आप इसको टिक करने के लिए रुझान बन सकता है आप, क्योंकि ये थोड़ा सा कुछ बहुत सारी चीजें इसमें लिखी है। ये क्या लिखा है? लिखा है वर्कफोर्स, वर्क, इसने लिखा है वर्कफोर्स,
वर्कफोर्स बाय वर्किंग एज पॉपुलेशन। अब वर्कफोर्स क्या होता है भाई? वर्कफोर्स वो लोग हैं जो कि एक तो वर्किंग एज पॉपुलेशन में फिट बैठ रहे हैं, दूसरा उसके साथ साथ विलिंग एंड एबल टू वर्क। अब वो एम्प्लॉयड रहें, अनएम्प्लॉयड रहें, वो उनकी किस्मत। अनएम्प्लॉयड, इसमें दोनों लोग। अब ये जब एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड लिख रहा हूं मैं, तो एक चीज तो मान के ही चल रहा हूं कि या तो वो एम्प्लॉयड या एम्प्लॉयड हो या अनएम्प्लॉयड हो। वो दो चीजों के बारे में तो श्योर है। दो चीज कौन से? वो विलिंग भी है साहब, और साहब हमारे एबल भी है। अगर दोनों में से एक मिसिंग है, मैं बहुत एबल हूं लेकिन मैं काम ही नहीं करना चाहता हूं। मैं बहुत एबल हूं, मैं दुनिया भर की डिग्रियां हैं, बहुत सारे स्किल सीख लिए, सब सीख लिया मैंने, लेकिन मैं अब सोना चाहता हूं, तब भी मैं इस कैटेगरी में फिट नहीं बैठूं। ये दोनों जब तक टिक नहीं होते हैं, तब तक आप ना तो एम्प्लॉयड कहला सकते हैं ना अनएम्प्लॉयड। इसका मतलब आप वर्कफोर्स का हिस्सा ही नहीं है जब तक आप ये दोनों क्वालिफाई नहीं करते। इसी वजह से ये स्टेटमेंट अपने आप में, दिस इज एन इनकम्प्लीट स्टेटमेंट। आप इस बात को प्लीज समझिए। मेरी आपसे गुजारिश है, आप सब, ऑल ऑफ यू आर वेरी ब्राइट, आई नो दिस, आप बहुत ब्राइट हैं, मुझे पता है, और आप ये बात समझ पाएंगे। ये बहुत महीन सा डिफरेंस है, लेकिन उसकी वजह से खुदा जुदा हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप ये बात समझ पा रहे हैं। इसीलिए जो बेहतर विकल्प है वो ये, यही है बेहतर विकल्प। जेपीएससी ने दिया होगा, ये गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप ये भी समझ गए बात, ठीक है। 2024 देख लिया हमने, 2021 देख लिया, 2 और साल देखेंगे जहां प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन के माध्यम से कुछ कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते हैं। उसके साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे की जो क्लासेस चल रही हैं वो तो चलती रहेंगी। कुछ और चैप्टर्स हम डिस्कस कर लेंगे, इन्फ्लेशन, टैक्सेशन, तो आपको कुछ मदद मिल जाएगी आपके आने वाले प्रीलिम्स के लिए। धन्यवाद।